So finally, why objects floats or a sink when they are placed on the surface of water? अगर उनको वाटर सरफेस पे रखे तो वो जनरली क्या करते हैं, आइदर फ्लोट हो जाएंगे या तो सॉरी सिंक हो जाएंगे या तो फिर फ्लोट करेंगे. ओके, सो मानो कि अगर हम एक बीकर में वाटर फिल कर दें, एक आयरन नेल को हम उसके ऊपर रखें सरफेस ऑफ वाटर पे, तो क्या होगा, डूब जाएगी, मतलब सिंक हो जाएगी. यस और नो? सो द नेल सिंक्स, मतलब कि डूब जाएगी. द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल pulls it which one downward, and there is an upthrust of water on a nail which pushes it in a which direction, upward direction. एक जो है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है. दूसरा कौन सा फोर्स है, upthrust force, that means bouncy force by the water, जो उसको कहाँ भेज रहा है, ऊपर की ओर. But downward force of acting on the nail is greater than the which force, upthrust यानी bouncy force of the water on the nail, and that's why it is sink like this. Okay, है या ना? मानो कि आपने कोई दूसरी लाइटर ऑब्जेक्ट रखी, लाइक क्रॉक ऑफ बॉटल का बूच रख दिया. ओके, तो दैट क्रॉक फ्लोट्स while the nail sink. This happens because of difference in their density. ओके, आप देखो तो क्रॉक का साइज ज्यादा है और नेल का तो बहुत छोटा है, बट फिर भी वो चला गया, सिंक हो गया. ओके, क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है. किसमें डिफरेंस है? डेंसिटी. एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, एकदम अटेंटिव बैठेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड्स को पकड़ेंगे, समझेंगे. ओके, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तो जब मैं पढ़ रहा हूं तब आपको भी अपने दिमाग में पढ़ना है, यानी एक बार प्रिपरेशन कहां पे हो जाए. गॉट इट? चलो, the density of substance is defined as mass per unit volume. और इसीलिए अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना हो तो मैं लिख पाऊंगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके, पर यूनिट वॉल्यूम जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी. द डेंसिटी ऑफ द क्रॉक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ, क्रॉक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम. एंड दैट्स वाई वाटर के ऊपर क्या फ्लोट करता है, क्रॉक. जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सारी चीजें वाटर के ऊपर क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी. दिस मीन्स दैट upthrust of water on the crock is greater than weight of the crock, and so it floats. Density of an iron nail is more than the density of water. आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा. एंड दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ नेल, एंड सो नेल इज सिंक्स. डेंसिटी नेल की ज्यादा है किसके कंपेयर में, वाटर, एंड दैट्स व्हाई नेल का जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर ऑन नेल, एंड हेंस नेल इज सिंक. आया समझ में? हाँ, आपको अगर कोई पूछे कि वाई नेल इज सिंक, तो आप ये तो लिखोगे ही लिखेंगे. मुझे याद है कि आप ये लिखोगे कि वेट ऑफ नेल इज ग्रेटर देन द फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर. बट इसके साथ आपको ये भी लिखना है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, नेल डेंसिटी इज ग्रेटर देन द वाटर डेंसिटी, एंड दैट्स व्हाई वेट ऑफ नेल इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स. आया समझ में? डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वेट ज्यादा हो गया, है ना. ओके, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड सिंक्स इन द लिक्विड. जिनकी डेंसिटी वाटर डेंसिटी से ज्यादा है वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सिंक, गिर जाएंगे, अंदर डूब जाएंगे. आया समझ में? ओके, अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखेंगे. क्या सीखेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, एक स्टोन लेंगे और उसको बांध देंगे, टाई to one end of the rubber string or a spring balance. Now suspend the stone by holding on the balance or a string as shown in the figure. Okay, चलो, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जैसे अभी हमने देखा है वैसे बांध देना है और होल्ड भी करना है. फिर क्या करेंगे, नॉट द इलोग्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग और रीडिंग द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ स्टोन.
इनिशियली ये जो है ना इलास्टिक स्ट्रिंग है, रबर बैंड बोल रहे हैं, रबर बोल रहे हैं, दैट्स वाई जब हम उसको टाई करेंगे स्टोन को और फिर पिक करेंगे, होल्ड करेंगे, तो वो खींचेगा। इलोग्नेशन मतलब इंक्रीज इन द लेंथ, चेंज इन लेंथ होता है वैसे, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी किसकी, रबर स्ट्रिंग की। ओके, नॉट दैट इलोग्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ स्टोन। तो अब हम दो चीज है, अगर हमने स्ट्रिंग ली है तो स्ट्रिंग कितना लंबा हुआ वो देख लेंगे, या तो फिर अगर हमने स्प्रिंग वेट लगाया हुआ है तो वो उससे देख लेंगे कि कितना सा चेंज आया है। ओके, नाउ स्लोली डिप द स्टोन इन अ water if the container in a container as shown in the figure B। अब धीरे से इधर हम क्या करेंगे, उसको डिप करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, तो क्या होगा बोलो, इलोग्नेशन जो हुआ था, मतलब कि जो रबर बैंड वाला स्ट्रिंग खींचा था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो लेंथ इंक्रीज हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि नीचे से कौन सा फोर्स लगने वाला है, बाउंसी फोर्स, upthrust force by the liquid, yes or no? And that's why you will find that elongation of the string or a reading of balance decreases as stone is gradually lowered in the water। स्प्रिंग बैलेंस देखा है, ये डिजिटल है, बाकी ये रियल वाला है जो पहले आता था, है ना। उसमें देखो ब्लू कलर का दिखा है, ऐसे इंडिकेटर होता है, जैसे खींचते हो वैसे नीचे जाता है, आया समझ में, ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, so you will find that elongation of the string or a reading of the balance is going to be decreased as the stone is gradually lowered, okay, in the water। However, no further changes is observed once the stone gets fully immersed in the water। जब stone fully immerse कर देते हैं तो कोई further change आपको दिखने मिलेगा नहीं, जितना change होना था वो हो जाएगा। What do you infer that decrease in the extension of the string or the reading of the spring balance? यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? So we know that elongation produced in the string or spring balance due to the what? पहले हमने जो स्ट्रिंग पकड़ के रखी थी रबर, या तो फिर स्प्रिंग बैलेंस से जब हमने स्टोन टाई किया तो वो स्प्रिंग बैलेंस नीचे गया, एग्जैक्टली उतना बताएगा जितना उसका वेट है, उसके ऊपर रीडिंग भी होता है, देखा ना आपने, वो मास मेजरमेंट के लिए भी होता है, तो देखो नंबर लिखे हुए है कि नहीं, और यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, देखा, तो उसके ऊपर रीडिंग भी होता है, तो वो एक रीडिंग भी शो करेगा अगर स्प्रिंग बैलेंस है तो, और अगर स्ट्रिंग है तो वो खींचेगा, उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। ये सारी चीजें हुई क्यों, क्योंकि उसका वेट था, स्टोन का क्या था, वेट था, जो कहा एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहा एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वंस द स्टोन इज लोवर्ड इन द वाटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन द विच डायरेक्शन। जब मैं इसको कहाँ रखूंगा, वाटर के अंदर, तो वो एक्सटेंशन जो बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, उसका वेट कम हो रहा है। वेट क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, वो कम कैसे हुआ, बिकॉज कम तो नहीं हुआ, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स मिलता है जो उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा होगा, ऑलरेडी हम कल का पढ़ रहे हैं, तो दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स और बाउंस फोर्स। As a result, the net force on the string decreases, and hence that elongation also decreases. As discussed earlier, the upward force exerted by the water is known as the force of bouncing। Okay, now what is the magnitude of this bound force experienced by the body? Archimedes principle, heading क्या था टॉपिक का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अप टू नाउ तो हमने कोई नई बात सीखी नहीं, वो तो हमें कल से पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को वाटर सरफेस के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो वो फ्लूइड उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है अपथ्रस्ट फोर्स, विच इज कंसिडर्ड एज बाउंसिंग फोर्स, वो तो हमें कल का पता है। लेकिन आज हमें इस हेडिंग के अंदर क्या सीखना है, इस टॉपिक के अंदर क्या सीखना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि कितना फोर्स वाटर उसके ऊपर लगा रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बाउंड फोर्स। आया समझ में? सो इट इज द सेम इन ऑल फ्लूइड फॉर द गिवन बॉडी। मानो कि वही स्टोन को अगर मैं वाटर के अंदर डिप करूं तो, और वही स्टोन को मैं ऑयल किसी ऑयल के अंदर डिप करूं तो क्या सेम फोर्स होगा, ऐसा पूछा गया है। तो अबाउट दिस ये सारे आंसर हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल देगा। कौन देगा? डू ऑल द बॉडीज इन द गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बाउंड फोर्स? क्या तो फिर ऐसा
कि वो वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ले तो क्या सब पे सेम फोर्स लगेगा? ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज contained in the which principle? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो मैंने बोला ना कि सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में है कि कितना फोर्स लगेगा, एक ही स्टोन पे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या सेम फोर्स लगेगा, या एक ही मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्टोन ले तो क्या भी सेम फोर्स लगेगा, तो ये सब हमें कौन सा प्रिंसिपल सिखाएगा? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देखो आप, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और partially in a fluid, it experiences an upward force that is equals to weight of the fluid displaced by it. सपोज मेरे पास एक बीकर है, सुनो मेरे पास एकदम स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट, परफेक्ट, जितना पीछे बैठ सकते हो बैठो पीछे, हाँ ओके। अब बात सुनो कि मानो कि वी हैव अ बीकर, हमारे पास क्या है, और उसको हमने पूरा एकदम एज टू एज पानी से भर दिया है, आया समझ में? आया ना? और वो स्टोन में इतना ले आया और उसको भी मैंने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे, कैसे डाल नहीं देना है, ऐसे डाल दोगे तो गिरने वाला ही है, लेकिन धीरे 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 मैं स्टोन को अंदर जाने देता हूँ, तो क्या पानी बाहर गिरेगा? गिरेगा? एकदम एज टू एज था, क्यों गिरेगा? क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं थी और हम एक अनदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं एंड दैट इज स्टोन, तो स्टोन को भी तो स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जितना उसको स्पेस चाहिए, जितना स्टोन का वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम, डू यू नो अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज माय वॉल्यूम? तो मैंने एयर में कितनी स्पेस रोक के रखी है, दैट इज माय वॉल्यूम। कोई बॉक्स ने एयर में कितनी स्पेस रोक के रखी, ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स। आया समझ में? आया ना? वॉल्यूम इज समथिंग लाइक दिस वन, कि स्पेस में कितना उसने स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, एयर में, सॉरी, अराउंड यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आया? तो वो स्पेस जो उसका वॉल्यूम है स्टोन का, उतना वॉल्यूम वो किसके अंदर अब ऑक्यूपाई करेगा? वाटर। तो उतना वॉल्यूम का वाटर बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? आया ना? तो आर्किमिडीज ने स्टार्टिंग में ऐसा ही किया, बीकर पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम वाले सब्सटेंस अंदर डाले, तो जो पानी बाहर निकल रहा था उसको दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लिया, फिर नोट डाउन किया, तो वो वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन एंड वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर इज सेम। आया समझ में? हाँ, बट डेफिनेटली वेट इज नॉट सेम, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। लिक्विड की डेंसिटी अलग है, स्टोन की डेंसिटी अलग है। बोलो विच डेंसिटी इज मोर, लिक्विड और स्टोन? स्टोन। तो स्टोन का वेट ज्यादा होगा, वैरेज जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, वॉल्यूम भले सेम है लेकिन उसका वेट क्या होगा? कम, इसलिए वो कम फोर्स लगा पाया ऊपर। लिक्विड जितना लिखा ना यहाँ पे कि फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस द विच फोर्स? अपवर्ड, विच इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट जितना फ्लूइड में जगह बनाता है उसका जो वेट होता है, उस वेट जितना फोर्स ऊपर लगता है। आया समझ में? आया ना? बट हमने अभी बोला कि स्टोन एंड जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उनका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन स्टोन जो था वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका वेट ज्यादा हो गया, और लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट क्या हो गया? डेंसिटी कम होने की वजह से कम। आया समझ में? एंड दैट्स वाई जो अप डायरेक्शन में अप थ्रस्ट लग रहा था वो कम था, और जो डाउन डायरेक्शन में वेट ऑफ स्टोन था वो ज्यादा था, एंड दैट्स वाई स्टोन जो है वो क्या हो जाएगा? सिंक। क्लियर? So now can you explain why the further decrease in elongation of the string was not observed in the activity? क्यों? अगर पार्शियली अगर हमने रखा हुआ है सिंक बराबर, तो कम ही इलोग्नेशन होगा। जब पूरा एक बार इमर्स हो गया तो जितना उसको वॉल्यूम डिस्प्लेस करना था वाटर का उतना कर लिया। अब आगे कोई इलोग्नेशन दिखने मिलेगा नहीं। बोलो कोई डाउट है? नहीं है ना? है ना? ये रहा आर्किमिडीज के बारे में, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज अ मैनी एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन डिजाइन। तो शिप में इस तरह से डिजाइन किया जाता है, पता है आपको? कुछ शिप अगर आप कहीं गए हो पिकनिक वगैरह, तो कुछ शिप में 2 ही पर्सन को अलाउ किया जाता है, किसी में 1 ही को किया जाता है, दूसरा बिठाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन किए गए। हाँ, उनकी सरफेस उस तरह से डिजाइन की गई है कि जब वो वाटर के अंदर पार्शियली क्या होती है? इमर्ज होती है,
तो वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करती है जितना एक बंदे का वेट हो और बोट का खुद का हो, है ना। वैसे वो सिंगल सिंगल वाली बोट है तो प्लास्टिक में से बनाते हैं, देखा कि नहीं। वो पॉन्ड वगैरह के बोट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप एंजॉय करने जाते हो, जैसे कभी उदयपुर वगैरह गए हो तो लेक वगैरह, क्लियर। और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो भी उस तरह से डिजाइन होते हैं कि उसमें डिसाइड होता है कि इतना ही लोड इन हो सकता है, फिर उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं। आया समझ में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें यूजफुल है इन द डिजाइनिंग ऑफ द शिप्स एज वेल एज submarines, as well as lactometers, which is used to determine the purity of the sample of milk, and hydrometer used in a for the determination of density of the liquid are based on this principle. हाइड्रोमीटर वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट इंजीनियरिंग में आता है कॉलेज में जाके, दिस इज लैक्टोमीटर। ओके, मिल्क टेस्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? ओके, और दूसरा है आपका हाइड्रोमीटर, विच मीटर, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने में काम आता है। वो भी उसी टाइप का है, देखो, है कि नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी है उसी टाइप का। अब तो डिजिटल आ गए, देखो, अब सब डिजिटल का जमाना है। थर्मोमीटर भी तो बोलते हैं डिजिटल। पता है आपको थर्मोमीटर पहले क्या आता था? मर्क्यूरी वाला, उसका रीडिंग देखना पड़ता था। अब सीधा रखो, अरे रखो क्या, थर्मल गन। क्या यार, हर रोज तो उसके साथ रहते हो और फिर भी भूल जाते हो। अब आजकल क्या थर्मोमीटर की जरूरत है, आजकल तो ऐसा थर्मल गन आता है। कितने स्कूल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम है? कल, कल यानी परसों सीबीएम में है। चलो वो, क्यों क्यों? तो 3 तारीख कब है? परसों ही है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, इट्स एब्सोल्युटली सेफ, डोंट वरी। आज नहीं तो कल परसों आपको रखवानी है। आज
ओके, अब ध्यान दो। Relative density. As you know that density of the substance is defined as the mass of unit volume. यानी कि mass divided by volume is defined as density. The unit of density, mass का unit क्या था? किलोग्राम. और unit volume, volume का unit मीटर क्यूब. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर इज टू -3 ऐसा भी लिख सकते हो, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा भी लिख सकते हो. Density of a given substance under the specified condition remain the डेंसिटी चेंज नहीं होती है. ओके, अंडर द विच कंडीशन? स्पेसिफाइड. देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी. इट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, while that of water is only 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो बोलो कौन भारी, वाटर या गोल्ड? सजाओ ना, हम तो गोल्ड तो ऐसे हैंग करके पहन के चलते हैं, तो ज्यादा नहीं होता बेटा. ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 ग्राम, 2 ग्राम, और कोई बहुत ज्यादा है तो तोला. तोला मतलब 10 ग्राम. अब 10 ग्राम का क्या वेट लगेगा, है ना? 1 kg का शर्ट पहन के घूमो तो मजा आए. वो गोल्ड शर्ट आपको बताया था, आपको याद है? कभी बताया था मैंने गोल्ड शर्ट का फोटो? अरे बहुत ज्यादा बनवाते हैं, है ना? अब जो है एक और चीज, देखो कितना किलोग्राम. हाँ, अब उसके पैसे कितने हैं वो छोड़ दो, मेरा डॉलर है. ओके चलो, अब वो छोड़ दो, बट उसका वेट देखो. अब अपने अपने शर्ट का वेट कितना है? बराबर, उसका 3.32 किलोग्राम, मतलब 3.5 किलोग्राम. तो अब समझ में आया, जब ज्यादा होता है तब वेट लगता है. तो वेट इज हैवियर देन व्हाट? वेट इज हैवियर देन व्हाट? वाटर. क्योंकि वेट, माय मिस्टेक, गोल्ड इज हैवियर देन व्हाट? वाटर. वेट इज हाउ? तो लिसन, सॉरी फॉर दैट. सो गोल्ड इज हैवियर देन व्हाट? वाटर. आया समझ में? यस और नो? ओके. तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई, 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, while as water of 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ गिवन सैंपल सब्सटेंस कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन इट्स प्योरिटी. अगर प्योर है गोल्ड तभी इतनी डेंसिटी. गोल्ड अगर प्योर नहीं है तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी. तो डेंसिटी से हमें प्योरिटी पता चलती है. क्या पता चलता है? इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन कंपेरिजन विद द डेंसिटी ऑफ वाटर. And so relative density of the substance is nothing but ratio of density to that of water. Relative density यानी density of the substance divided by density of. Okay, अगर ये दोनों डेंसिटी का रेशियो है, एंड दैट्स व्हाई इस रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट. अगर मुझे गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है, तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि गोल्ड कितना है? 19,300 है. और वाटर का तो 20. आंसर 19.3. कितना है? 19.3. आया समझ में? ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल है, देखो. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज व्हाट? एंड वाटर का कितना है? 1000. 10⁻³ यानी 1000. यस और नो? तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, है ना? रिलेटिव डेंसिटी इधर है, तो अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सिल्वर चाहिए तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, है या ना? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव डेंसिटी 10.8 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ यानी 1000. तो इन लोगों ने आगे किया है कि आई डोंट नो, बट हाँ 108 फिर 20, 3 जीरो लगाने होते हैं ना, तो एक पॉइंट आगे गए फिर 2 जीरो आ जाएंगे. तो 10,800 यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट. तो क्लियर? इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ. अब कल हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.